Good morning to all of you. This is your second lesson, and the name of your lesson is Lost Spring. And this lesson belongs to your Flamingo book for 12th class. तो आओ अब हम इस लेसन की शुरुआत करते हैं। लोस्ट स्प्रिंग। लोस्ट स्प्रिंग का मीनिंग है भाई लोस्ट स्प्रिंग, जिसके जीवन से जो स्प्रिंग है यानी जो बसंत ऋतु है वो चली गई है। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी ये जो कहानी है ये उन बच्चों से संबंधित है जिनका बचपन उनसे छीन लिया गया है। ये जो कहानी है वो किन बच्चों से संबंधित है? ये कहानी उन बच्चों से संबंधित है जिनका। अबाउट द ऑथर, तो लेखक के बारे में पढ़ते हैं। अनीस जंग। अनीस जंग जो ये बुक में आपको दिखा रखा है, इसका जो डेट ऑफ बर्थ है ये 1964 आपकी बुक में दिखा रखा है, लेकिन एक्चुअल में ये 1944 है। यानी अनीस जंग का जन्म 1944 में वाज बोर्न इन राउरकेला। तो अनीस जंग का जन्म कब हुआ था? 1944 में इसका जन्म राउरकेला में हुआ था। और ये राउरकेला जो है ये किस राज्य में पड़ता है? ये उड़ीसा में पड़ता है। राउरकेला कहाँ पर है? उड़ीसा। एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड, और इसने अपना बचपन बिताया, एंड एडोलसेंस और किशोरावस्था को बिताया इन हैदराबाद। कहाँ पर बिताया है? यानी जन्म तो इसका राउरकेला में हुआ। राउरकेला कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। कब हुआ है? 1944 में हुआ है। ये 1964 यहाँ पर रोंग दिखा रखा है। तो इसका एक्चुअल जो बर्थ है वो कब हुआ है? 1944 में हुआ है। और ये जो राउरकेला है ये उड़ीसा में है, और उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, इसने अपना जो बचपन है एंड एडोलसेंस और किशोर अवस्था जो है कहाँ पर बिताई है? इन हैदराबाद। तो इसने अपना बचपन और किशोर अवस्था को कहाँ बिताया है? हैदराबाद में बिताया है। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद, उसने अपनी शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? हैदराबाद से शिक्षा ग्रहण की। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और अमेरिका से भी, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जो यूएसए है, वहाँ से भी इसने अपनी शिक्षा ली। हर पेरेंट्स, जो अनीस जंग के जो पेरेंट्स थे, जो माता पिता थे, वर बोथ राइटर्स, वे दोनों के दोनों लेखक थे। अनीस जंग बिगेन हर कैरियर, तो अनीस जंग ने अपना कैरियर शुरू किया। अनीस जंग ने अपना पेशा, कैरियर पेशे को कहते हैं, जो हम काम करते हैं वो हमारा कैरियर होता है। तो अनीस जंग बिगेन हर कैरियर, अनीस जंग ने अपना कैरियर शुरू किया, अपना पेशा शुरू किया एज ए राइटर, एक लेखक के रूप में, इन इंडिया, भारत में। सी हैज़ बीन एन एडिटर, वो एक संपादक भी रही है, एडिटर भी रही है, एंड कोलुमनिस्ट, और उसने संपादकीय भी लिखे हैं फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया, जो भारत के जो मुख्य समाचार पत्र हैं उनके लिए उसने क्या लिखा है? कोलुमनिस्ट, यानी संपादकीय वगैरह भी लिखे हैं। एंड एब्रोड, जो विदेश के जो पत्र हैं, जो समाचार पत्र होते हैं, उनके लिए भी उसने कोलुमनिस्ट यानी संपादकीय लिखे हैं। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और ये कई पुस्तकों की, कई बुकों की ये लेखिका भी रह चुकी है। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट, ये जो लेसन है ये लिया गया है, एक्सेप्ट का मतलब ले लेना, फ्रॉम हर बुक, उसकी पुस्तक से, अनीस जंग की पुस्तक से। टाइटल, और उसकी पुस्तक का नाम क्या है? लोस्ट स्प्रिंग। तो लोस्ट स्प्रिंग से ये लेसन लिया गया। कौन सा लेसन लिया गया है? स्टोरीज ऑफ ए स्टोलन चाइल्डहुड, तो ये लेसन लिया गया है। हियर सी एनालिसिस, यहाँ वो विश्लेषण करती है द ग्राइंडिंग पॉवर्टी, जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, जो बहुत ज़्यादा लोगों को क्या करती है? परेशान करती है। ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग होता पीसने वाला। एंड ट्रेडिशन, और उस परंपरा का भी जिक्र करती है। विच कंडेमन दीज चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लोटेशन, विच कंडेमन दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के जीवन का जो क्या करता है? भी निंदा भी करती है। टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लोटेशन, भाई कैसे इन बच्चों का शोषण हो रहा है। तो ये जो कहानी है यहाँ पर, इस कहानी के माध्यम से जो अनीस जंग है,
तो वो विश्लेषण करती है, शी एनालाइसिस द ग्राइंडिंग पॉट, यानी गरीबी के बारे में भी बताते हुए कितनी ज़्यादा गरीबी है। एंड ट्रेडिशन, उस परंपरा का भी को भी बताती है अनीश जंग। विच कंडेमन दी चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लोटेशन, यानी इन बच्चों के जीवन में इन बच्चों का कितना ज़्यादा शोषण हो रहा है, उस शोषण की अनीश जंग जो है वो कंडेमन यानी निंदा भी करती है। इन बच्चों का कैसे शोषण हो रहा है उस शोषण की वो निंदा भी करती है। तो अनीश जंग यहाँ पर किसके बारे में बताती है, भाई बच्चे कितनी गरीबी में रह रहे हैं और उनकी कैसी परंपरा है और वो उन बच्चों का शोषण कैसे हो रहा है, तो उस बात की वो क्या करते हैं, कंडेमन यानी उसकी निंदा भी करती है। तो नोटिस दीज एक्सप्रेशंस, ये नीचे कुछ एक्सप्रेशंस दी गई हैं, कुछ अभिव्यक्ति दी गई हैं इन द टेक्स्ट, लेसन के अंदर दी गई हैं। इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम दैट कॉन्टेक्स्ट, आपने क्या करना है, जो ये आप लेसन पढ़ेंगे इससे इसका मीनिंग मालूम करना। अब इसका मीनिंग क्या है, आपने इन क्या क्या करना है, मीनिंग मालूम करना है। लुकिंग फॉर का क्या मीनिंग होता है, स्लोक देयर डे लाइट आवर्स का क्या मीनिंग होता है, रूफ ओवर हिज हेड इसका क्या मीनिंग है, परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी इसका क्या मीनिंग है, डार्क हेटमेंट्स का क्या मीनिंग है, और इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड्स और इसका क्या मीनिंग, ये सभी आपको इस लेसन से ढूंढने हैं। समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, कई बार, समटाइम्स यानी कई बार, आई फाइंड ए रूपी मेरे को 1 रुपया मिल जाता है, इन द गार्बेज जो कूड़े कचरे का जो ढेर होता है उसको गार्बेज बोलते हैं। गार्बेज क्या होता है, कूड़ा कचरा। तो कई बार मेरे को क्या होता है, समटाइम्स बीम, कई बार क्या होता है मेरे को कूड़े कचरे के ढेर से क्या मिल जाता है, 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस, आप ऐसा क्यों करते हो। जो अनीस जंग है वो जो एक कूड़ा कचरा इकट्ठा करने वाला बच्चा है उससे अनीस जंग पूछती है, वाई डू यू डू दिस, आप ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क साहिब, तो मैंने किससे पूछा, अनीस जंग ने पूछा है। यहाँ जो ये कहानी आपको सुनाई जा रही है ये जो है अनीस जंग, जो यहाँ पर नरेटर है, जो यहाँ पर वर्णन करता है, तो वो आपको यहाँ पर सुना रही है। आई आस्क साहिब, मैंने साहिब से पूछा। whom I encounter every morning, तो जिसके साथ उसकी मुलाकात कब होती है, भाई हर सुबह उसके साथ है, साहिब के साथ उसकी मुलाकात हर सुबह होती है। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, जो कि तलाश कर रहा है, जो कि ढूंढ रहा है, फॉर गोल्ड यानी जो कि सोना तलाश रहा है। इन द गार्बेज डंप्स, कूड़े कचरे का जो डंप्स है, जो ढेर है, उसमें साहिब क्या तलाश रहा है, कि सोने को तलाश रहा है। ओ माई नेबरहुड, यानी मेरे पड़ोस में, अनीस जी क्या कहती है, मेरे पड़ोस में साहिब नाम का जो एक लड़का है कूड़े कचरे के ढेर में से क्या तलाश रहा है, सोने को तलाश रहा है। तो इसने साहिब से अनीस जंग ने पूछा, वाई डू यू डू दिस, आप यह काम क्यों करते हो। आई आस्क साहिब, मैंने साहिब से पूछा। साहिब से किसने पूछा है, अनीस जंग ने पूछा है। हुम आई एनकाउंटर आई एवरी मॉर्निंग, तो जिससे हर सुबह मैं मिलती हूँ। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, जो कि सोने को ढूंढता है। इन द गार्बेज, कहाँ ढूंढता है, कचरे में ढूंढता है। डंप से, जहाँ उसका ढेर लगा हुआ कूड़े कचरे का। ऑफ माई नेबरहुड, यानी मेरे पड़ोस में। अब आप सोच सकते हैं कि साहिब है कौन। साहिब एक रैग पिकर है, कूड़ा कचरा उठाने वाला है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब ने जो अपना घर है ना वो काफ़ी लंबे समय पहले छोड़ दिया है। साहिब अपना घर जो है वो काफ़ी लंबे समय पहले छोड़ के आ चुका है। सेट एमिडेस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, उसका घर कहाँ था, साहिब का घर कहाँ पर था, तो सेट एमिडेस्ट के मध्य स्थित था, द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, तो वहाँ के हरे भरे खेतों के मध्य में वहाँ उसका घर था। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, अब उसको अपने घर के बारे में कुछ भी याद नहीं है, वो दूर की यादें हैं। डिस्टेंट मेमोरी का मतलब है दूर की यादें। ही है, हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, यानी अब उसका घर उसके लिए उसको याद नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, बहुत से तूफान आए। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, यानी बांग्लादेश में बहुत से तूफान आए। डैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स, तो जो उसके स्वेप्ट अवे,
जिन्होंने उसके खेतों को भी तबाह कर दिया। स्वेप्ट अवे का मतलब बहा कर ले जाना, नष्ट कर देना। स्वेप्ट अवे का क्या मीनिंग होता है? बहा कर ले जाना या नष्ट कर देना। उन तूफानों ने उसके फील्ड्स यानी खेतों को भी, उनके खेतों को भी नष्ट कर दिया। एंड होम्स, घरों को भी नष्ट कर दिया। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी मम्मी उसको ये बातें बताती है। किसकी मम्मी उसको ये बातें बताती है? जो साहिब है, साहिब को ये बातें उसकी मम्मी बताती है। डैट इज वाही, यही कारण है। दे लेफ्ट, उन्होंने बांग्लादेश को छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड, और सोने की तलाश में। इन द बिग सिटी, और जो बड़ा शहर है। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ वे अब रहते हैं। तो वहाँ पर अपने देश को छोड़ करके जो यहाँ पर जहाँ वे अब रहते हैं तो उस जगह पर वे आ गए। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास इसके अलावा करने को कोई काम नहीं है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास इसके अलावा करने को कोई काम नहीं है। ही मटर्स, वो बुड़बुड़ाता है। बुड़बुड़ाने मतलब धीरे से कहना, अपनी बात को कहना जो स्पष्ट सुनाई न दे। लुकिंग अवे, दूसरी तरफ देखते हुए, दूर देखते हुए। तो वो जो साहिब है वो ये बातें कहता है। गो टू स्कूल, आप स्कूल क्यों नहीं चले जाते? आप स्कूल जाओ। अनीजंग उस बच्चे से कह रही है, साहिब से, गो टू स्कूल। अनीजंग ने उससे कहा कि आप स्कूल जाओ। आई से ग्लीबली, और मैं लापरवाही से ये बातें कहती हूँ। रियलाइजिंग, और मेरे को एहसास है। इमीडिएटली, तुरंत ही मेरे को एहसास हो जाता है। हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, ये जो मेरी एडवाइस है, जो मेरी सलाह है, ये उस बच्चे के लिए कितनी ज़्यादा क्या है? होलो है, यानी खोखली है। मस्ट साउंड का मतलब है कि जिसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। तो आई से ग्लीबली, ये बातें मैंने कैसे कही, अनीजंग ने बातें कैसे कही? लापरवाही से की। ग्लीबली का मतलब लापरवाही से कहना। रियलाइजिंग, एहसास करके। इमीडिएटली, तुरंत ही उसको एहसास हो जाता है। हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, यानी ये जो सलाह है ये उसके लिए कितनी ज़्यादा ये कह सकते हैं, अभी इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। यानी ये सलाह उसके लिए क्या है? अर्थहीन है, इसका उसके लिए कोई भी महत्व नहीं है। मस्ट साउंड का मतलब है भाई झूठी सिद्ध होना, इस सलाह उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, अब साहिब क्या कहता है नीजंग से? देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, तो मेरे नेबरहुड में, मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। वैन दे बिल्ड वन, जब वे कोई एक स्कूल बना लें, जब एक स्कूल बना लेंगे। आई विल गो, मैं जाऊँगा। आई विल गो, मैं उस स्कूल में पढ़ने के लिए जाऊँगा। साहिब ये बातें अनीश जंग से कहता है। अनीश जंग कौन है? अनीश जंग क्या है? इस लेसन की नैरेटर है, वर्णन करता है। अब अनीश जंग कहती है साहिब से, इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल, इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल, यदि मैं स्कूल शुरू कर देती हूँ। विल यू कम, क्या तुम आओगे? आई आस्क, मैंने पूछा। हाफ जोकिंग, मजाक करते हुए। यस, हाँ। ही सेज, उसने कहा। स्माइलिंग ब्रॉडली, खुल करके हंसते हुए। ही सेज, साहिब कहता है, स्माइलिंग ब्रॉडली, खुल करके हंसते हुए। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू हिम, कुछ दिनों के बाद में। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद में। आई सी हिम, मैंने उसको देखा। रनिंग अप टू मी, मेरे पास भागकर आते हुए। इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल रेडी है? ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद में। आई सी हिम, मैंने उसको देखा। रनिंग अप टू मी, जो मेरी तरफ भागता हुआ आया। इज योर स्कूल रेडी, तो साहिब ने मेरे से पूछा, साहिब ने अनीश जंग से पूछा, क्या आपका स्कूल बन करके तैयार हो गया है? तो अनीश जंग साहिब को क्या जवाब देती है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, यानी स्कूल बनने में काफ़ी समय लग जाता है। आई से, मैंने कहा, अनीश जंग ने कहा। एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड का मतलब है भाई उलझन में फंस करके। एम्बेरेस्ड, अपमानित होना, उलझन में फंसना। तो एम्बेरेस्ड होकर के उसने उससे कहा। एट हैविंग मेड ए प्रोमिस, भी मैंने ऐसा वायदा किया था। डैट वाज नॉट मीट, जिसका कोई भी मतलब नहीं था। डैट वाज नॉट मीट बट प्रोमिस लाइक माइन, लेकिन मेरे जैसे वायदे। अबाउंड इन
एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, तो अबाउंड इन भरपूर मात्रा में हैं, इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, तो इस निराशाजनक, ब्लीक का मतलब होता है निराशाजनक, अंधकार में संसार में, तो इस अंधकार में संसार में मेरे जैसे जो प्रोमिस हैं, जो मेरे जैसे वायदे हैं, जो वायदा मैंने किया था कि मैं स्कूल बनाऊंगी तो क्या तुम आओगे, तो इसने कहा कि हाँ मैं आऊँगा, तो मेरे जैसे वायदे जो है इस संसार में अबाउंड यानी प्रचुर मात्रा में भरे पड़े हैं, इन एवरी कॉर्नर हर एक कोने में, ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड इस अंधकार में संसार में, इस निराशाजनक संसार में मेरे जैसे वायदे, यानी बहुत लोग वायदे कर देते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं करते, यानी इस जैसे वायदे जो हैं, जैसा वायदा मैंने किया था, तो ऐसे वायदे तो बहुत हैं जो कभी पूरे होने वाले नहीं होते। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, तो आफ्टर मंथ्स कई महीनों के बाद में, जैसे महीने बीत गए, ऑफ नोइंग हिम उनको जानने के बाद में, यानी कई महीनों के बीतने के बाद में उसको जान गई, उन सबको जान गई। आई आस्क हिज नेम, और कई महीने बीतने के बाद उनको जानने के बाद में आई आस्क हिम हिज नेम, तो मैंने क्या पूछा, मैंने उसका नाम पूछा। आफ्टर मंथ्स यानी महीनों के बाद, ऑफ नोइंग हिम उसको जानने के बाद, किसको जानने के बाद, साहिब को जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम मैंने उसका नाम पूछा, उसने अपना नाम क्या बताया, साहिब ए आलम। साहिब का पूरा नाम क्या था, साहिब ए आलम। ही अनाउंसेस वो कहता है, ही अनाउंसेस, ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, तो आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, साहिब ए आलम का क्या मीनिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए साहिब ए आलम। तो ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, साहिब नहीं जानता था उसके नाम का क्या मतलब है। इफ़ ही नीव इट्स मीनिंग, यदि वो जानता होता उसके नाम का क्या मतलब है, तो उसके नाम का क्या मतलब है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का स्वामी, विश्व का स्वामी, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसको इस पर विश्वास नहीं होता, वो इन बातों पर विश्वास नहीं करता। अनअवेयर ऑफ अनजान था, और व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स भी उसके नाम का क्या मतलब निकलता है, वो इससे क्या था, वो अनजान था। ही रोम्स द स्ट्रीट्स, वो गलियों में घूमता रहता है, विद हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ में। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज़, उसके दोस्त क्या हैं, एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज़, यानी ऐसे बच्चों का समूह है जिनके पैरों में जूते वगैरह नहीं होते, जूते चप्पल नहीं होते, बेयर फुट यानी जो नंगे पैर घूमते हैं। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जैसे पक्षी सुबह आते हैं भी प्रकट होते हैं, ऐसे वे सुबह के समय दिखाई देते हैं। एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर के समय वे आँखों से ओझल हो जाते हैं। ये सभी बच्चे सुबह के समय दिखाई देते हैं, डिसअपियर एट नून, और जो ही दोपहर होते हैं वे आँखों से ओझल हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, काफ़ी महीनों के बाद, कई महीने बीत जाने के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं उन सभी को क्या करने लगी हूँ, मैं उन सभी को पहचानने लगी हूँ। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, आपने चप्पल क्यों नहीं पहनी हुई हैं, आपने चप्पल्स क्यों नहीं पहनी हुई हैं, तो ये बातें अनीश जंग ने साहिब से पूछी। आई आस्क वन, तो मैंने उनमें से किसी एक बच्चे से पूछी कि आपने चप्पलें क्यों नहीं पहनी हुई हैं। तो साहिब जो है वो उन बच्चों का दोस्त था जो रैग पिकिंग का काम करते थे, जो कि कूड़ा उठाने का काम करते थे। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, तो बच्चा क्या कहता है, माई मदर यानी मेरी मम्मी ने, डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन उनको नीचे नहीं उतारा, फ्रॉम द सेल्फ यानी जो भाई अलमारी वगैरह है, तो जहाँ पर वे चप्पलें जहाँ रखी हुई थी, तो वहाँ से उन चप्पलों को मेरी मम्मी ने नीचे नहीं उतारा। ही आंसर सिंपली, और वो साधारणता यानी सिंपल यानी सादगी में ही उत्तर देता है, वो साधारण तौर पर उत्तर देता है। इवन इफ सी डिड, यदि वो ऐसा कर देती, ही विल थ्रो देम ऑफ, तो वो उनको दूर फेंक देता। एड्स अनदर, एक दूसरे बच्चे ने बातें कही, हु इज वियरिंग शूज, जो जूते पहने हुए था। डैट डू नॉट मैच, जो एक दूसरे से मैच नहीं करते, जो एक दूसरे से मैच नहीं करते। वैन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने इस बात पर टिप्पणी की। ही सफल्स हिज फिट, वो अपने पैरों को मलता है।
एंड सेज नथिंग, वो कहता कुछ नहीं है। आई वॉन्ट शूज, मैं जूते चाहता हूँ। सेज ए थर्ड बॉय, एक तीसरे बच्चे ने जो कि उस समूह में था उसने कहा भी मैं जूते चाहता हूँ। हु हैज़ नेवर आउंड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपने पूरे जीवन में जूतों का एक जोड़ा कभी नहीं पहना, जिसने अपने पूरे जीवन में जूते नहीं पहने। एक बच्चे ने कहा भी मैं जूते चाहता हूँ। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, यानी जब वो पूरे देश का भ्रमण करते वक्त जो पूरे देश में ट्रैवल कर रही थी, तो आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को देखा। वॉकिंग बेयर फुट, जो नंगे पैर घूमते रहते हैं, यानी मैंने नंगे पैर घूमते बच्चों को देखा। इन सिटीज, भी शहरों में भी बच्चे नंगे पैर घूमते हैं। ऑन विलेज रोड, गांव की सड़कों पर भी ऐसे ही घूमते हैं। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ऐसा इस कारण से नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है, बट ए ट्रेडिशन, लेकिन यह एक परंपरा है, टू स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहने की। इन वन एक्सप्लेनेशन, तो यह उसकी क्या कही, उसने एक व्याख्या दी। आई वॉन्डर, मैं हैरान हूँ। इफ़ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, क्या यह केवल एक बहाना है, टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यानी लगातार गरीबी की अवस्था को दर्शाने का, क्या यह एक बहाना है। परपेचुअल का मतलब होता है शाश्वत, निरंतर, यानी चिरकाल से बनी हुई। क्या ये पुराने समय से जो गरीबी बनी हुई है, क्या उसको दर्शाने का सिर्फ एक बहाना है। तो ऐसा उसके बारे में वो कहती है। आई रिमेंबर ए स्टोरी, तो ये जो है, वे बच्चे जूते क्यों नहीं पहनते हैं, ऊपर की लाइनों में दर्शाया गया है वे बच्चे जूते क्यों नहीं पहनते हैं। तो वो ऐसा कहती है, शायद ये कोई परंपरा हो सकती है, टू स्टे बेयर फुट, पे नंगे पैर रहने की। एज वन एक्सप्लेनेशन, तो ये उसकी क्या है, एक व्याख्या है। तो ये उसने कहा शायद ये कोई उनकी परंपरा हो सकती है। आई रिमेंबर ए स्टोरी, मेरे को एक कहानी याद है। ए मैन फ्रॉम उदीपी, तो उदीपी नाम के व्यक्ति ने जो उसको सुनाई थी। यहाँ से एक ऐसे टाइप क्वेश्चन उदीपी के बारे में बन जाता है। आई रिमेंबर ए स्टोरी, मेरे को एक कहानी याद है। ए मैन, एक आदमी की, फ्रॉम उदीपी, तो उदीपी के। वंस टोल्ड मी, उस आदमी ने मेरे को एक बार ये बताया था। एज ए यंग बॉय, एक युवा लड़के के रूप में। ही वुड गो टू स्कूल, वो स्कूल जाया करता था। पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, वो एक पुराने मंदिर के पास से गुजरता था। वेयर हिज फादर वाज ए प्राइस्ट, जहाँ मेरा पापा क्या था, एक पादरी था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, वो कुछ समय के लिए मंदिर के सामने रुकता। प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूतों के लिए प्रार्थना करता। 30 ईयर्स लेटर, 30 वर्ष के बाद में। आई विजिटेड हिज टाउन, तो मैंने उसके कस्बे की फिर से यात्रा की। एंड द टेम्पल, और जो मंदिर था, विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ ए डिसोलेशन, जिसको हवा ने क्या बना दिया था, उजाड़ बना दिया था, डिसोलेशन बना दिया था, निर्जन बना दिया था। इन द बैक यार्ड, तो जहाँ वो मंदिर हुआ करता था उसके पीछे के आंगन में। वीहर लिव्ड द न्यू प्राइस्ट, जहाँ नया पादरी रहता था, जहाँ नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ डली हुई थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, तो एक युवा बच्चे ने भूरे रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, यानी धूसर रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। वेयरिंग शॉक्स एंड शूज, उसने जुराबे भी पहन रखी थी, जूते भी पहन रखे थे। अराइव्ड पेंटिंग, हाफता हुआ आया। एंड थ्री हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और फोल्ड करने वाले बेड पर अपना स्कूल का थैला फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, उस बच्चे की तरफ देखते हुए। आई रिमेंबर्ड द प्रेयर, मेरे को वो प्रार्थना ध्यान आई। अनदर बॉय, दूसरे बच्चे की, हैड मेड टू द गॉडेस, जिसने देवी से प्रार्थना की थी। वैन ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज, और आखिरकार उस बच्चे को एक जोड़ी जूते मिल ही गए। लेट मी नेवर लूज देम, इनको कभी मेरे से खोने मत देना। लेट मी नेवर लूज देम। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और देवी ने उसकी प्रार्थना सुन ली। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्राइस्ट, तो पादरी के बच्चे जैसे अन्य बच्चे भी, यंग बॉय युवा बच्चे,
लाइक द सन ऑफ द प्राइस्ट, तो पादरी के बच्चे की तरह, पादरी के लड़के की तरह। नाउ वोर शूज, अब जूते पहने हुए थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, लेकिन दूसरे जो रैग पिकर्स हैं इन माई नेबरहुड, मेरे नेबरहुड में, जहाँ मेरा पड़ोस है, रिमेन शूजलेस, रिमेन शूलेस यानी वे जूतों के बगैर ही अभी भी रहते हैं। इन पादरी के बेटे को तो जूते मिल गए, लेकिन मेरे आस पड़ोस में रहने वाले जो रैग पीकर हैं वे अभी भी जूतों के बगैर रहते हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पीकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। अब व्हाट डू यू नो अबाउट सीमापुरी, आप सीमापुरी के बारे में क्या जानते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट डू यू नो अबाउट सीमापुरी, आप सीमापुरी के बारे में क्या जानते हैं? तो सीमापुरी ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आप सभी बच्चों को इसको, ये जो अब क्वेश्चन है इसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? सीमापुरी से। सीमापुरी क्या है? माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स। अब बेयरफुट जिन बच्चों ने जूते नहीं पहने हुए हैं, वो जो क्या काम करते हैं? रैग पिकिंग का काम करते हैं, कूड़ा उठाने का काम करते हैं। माई एक्वेंटेंस, उनसे मेरी जान पहचान, उनसे मेरा परिचय है। लीड्स मी, मेरे को कहाँ ले जाता है? टू सीमापुरी, सीमापुरी तरफ ले जाता है। अब सीमापुरी है क्या? सीमापुरी ए प्लेस, सीमापुरी एक ऐसा स्थान है। तो यहाँ से आपका सीमापुरी से ऐसे टाइप क्वेश्चन शुरू हो जाता है। सीमापुरी ए प्लेस, सीमापुरी एक ऐसी जगह है ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली की सीमा पर स्थित है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, फिर भी इसकी सीमा से मीलों दूर है। फिर भी इसकी सीमा से क्या है? ये मीलों दूर है। मेटामॉर्फिकली, लाक्षणिक रूप से, मेटामॉर्फिकली लाक्षणिक रूप से। दोज हु लिव हेयर, जो लोग यहाँ रहते हैं, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, जो लोग सीमापुरी में रहते हैं, आर स्क्वेटर्स, वे क्या हैं? वे अवैध निवासी हैं। ये स्थान उनका नहीं है, ये जगह उनकी नहीं है, वे अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, तो वे वहाँ पर कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से आए हैं। कब आए हैं? 1971 में आए हैं। साहिब फैमिली इज अमंग देम, साहिब का परिवार भी उन लोगों में से एक है। ये साहिब का परिवार बांग्लादेश से कब आया है? 1971 में आया। और कहाँ रह रहा है? सीमापुरी में रह रहा है। और सीमापुरी कहाँ पर है? सीमापुरी जो है एक ऐसा स्थान है जो कि दिल्ली की जो सीमा है, जो दिल्ली की क्या है? सीमा, तो वहाँ पर ये स्थित है। इट स्टिल इज, इसके बारे में है, साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिबी का परिवार भी उनमें से एक परिवार है। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डनेस, जिसमें वे वहाँ पर आए थे बांग्लादेश से, उसमें सीमापुरी कैसा? वाइल्डनेस, बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं भी निर्जन इलाका था, जहाँ पर कोई नहीं रहता था। इट स्टिल इज, अभी भी ये एक उजाड़ सा इलाका है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं है। इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यहाँ पर घर कैसे बने हुए हैं? यहाँ पर मिट्टी के बने हुए घर हैं। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यानी घर किससे बनाए गए हैं? मिट्टी से घर बनाए गए हैं। विद रूफ्स ऑफ टीन, छत किससे बनी हुई है? अभी टीन की छत है। एंड तारपुलिन, और तिरपाल भी लगा हुआ है। डिवोइड ऑफ सेवेज, सीवर सिस्टम का अभाव है। सीवर सिस्टम की क्या है? कमी है। डिवोइड का मतलब होता है कमी होना। सीवर सिस्टम की क्या है? यहाँ पर कमी है। ड्रेनेज, नालियों की भी कमी है। और रनिंग वाटर, यानी पानी भी यहाँ पर नहीं आता है, पीने के पानी का भी यहाँ पर अभाव है। रनिंग वाटर, यानी जो बहता हुआ पानी है, जो पानी की व्यवस्था है, वो भी यहाँ पर नहीं है। लीव 10,000 रैग पिकर्स, और सीमापुरी में कितने लोग रहते हैं? यहाँ पर 10,000 कूड़ा कचरा उठाने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, अब ये जो लोग हैं ये यहाँ पर 30 वर्षों से भी ज़्यादा समय से रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, इनके पास कोई पहचान नहीं है। विदाउट परमिट्स, इनके पास इनको स्वीकृति भी नहीं मिली हुई, इनको इनके पास आज्ञा पत्र भी नहीं है। बट विद राशन कार्ड, लेकिन जो राशन कार्ड है, डेट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट,
और राशन कार्ड की वजह से उनका नाम वोटर लिस्ट में चढ़ गया है। एंड अनेबल देम टू बाई ग्रेन, और वे इसकी वजह से अनाज भी खरीद सकते हैं। अनेबल देम टू बाई ग्रेन। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, भोजन ज़्यादा जरूरी है। क्या ज़्यादा जरूरी है आइडेंटिटी से? फूड इज मोर इम्पोर्टेंट, भोजन ज़्यादा जरूरी है फॉर सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए। देन एन आइडेंटिटी, पहचान की बजाय भोजन ज़्यादा जरूरी है। इफ़, यदि, एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत तक, यदि दिन के अंत समय तक, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, हम अपने परिवार को भोजन खिला पाते हैं, एंड गो टू बेड, और बिस्तर पर सो जाते हैं, विदाउट एन एचिंग स्टोमक, तो अपने पेट में दर्द हुए बगैर। स्टोमक का पेट, तो एचिंग का मतलब दर्द होना। यदि हम बिस्तर पर बगैर पेट में दर्द के सो जाते हैं तो वी वुड रादर लिव हेयर, तो हम यहाँ पर रहना पसंद करेंगे। वुड रादर का मतलब होता है प्रेफरेंस, यानी किस चीज़ को आप प्रेफरेंस देते हैं, यानी कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। तो वुड रादर का मतलब है वी वुड रादर लिव हेयर, हम यहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। देन इन द फील्ड्स, तो उन खेतों के बजाय, डैट गेव अस नो ग्रेन, जिन खेतों से हमें कोई अनाज नहीं मिलता। आपसे प्रश्न पूछा जाता है वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी और कॉफ़ी। जब दोनों में से प्रेफरेंस हो, भाई आप चाय लेंगे, वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी और कॉफ़ी, चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे, तो जहाँ पर आप उनका प्रेफरेंस है उसमें वुड रादर का हम प्रयोग करते हैं। आई वुड रादर टेक टी, आई वुड रादर टेक टी देन कॉफ़ी, यानी कॉफ़ी की जगह में चाय लेना पसंद करूँगा। से ए ग्रुप ऑफ वोमेन, औरतों का एक समूह इन बातों को कहता है, औरत का समूह जो है इन बातों को कहता है। तो वी वुड रादर लिव हेयर, हम यहाँ पर रहना पसंद करेंगे, देन इन द फील्ड्स, उन खेतों के बजाय, डैट गेव अस नो ग्रेन, जो हमें कोई अनाज भी नहीं देते, तो हम यहाँ पर रहना पसंद करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें खाने पीने के लिए रोटी मिल जाती हैं। से ए ग्रुप ऑफ वोमेन, औरतों का एक समूह कहता है, इन टैटर्ड साड़ीज, जिसने फटी पुरानी साड़ियाँ पहनी हुई थी। व्हेन आई आस्क देम, जब मैंने उनसे पूछा, वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, भी आपने अपनी सुंदर भूमि, आपने अपनी सुंदर जो हरी भरी भूमि थी और जहाँ नदियाँ बहती हैं उस भूमि को क्यों छोड़ दिया। वहन एवर दे, तो जब मैंने उनसे पूछा भी आपने क्यों छोड़ दिया, तो इन्होंने क्या कहा है, भाई यहाँ रहने से हमें कम से कम हमारा पेट भर जाता है, हमें खाने के लिए मिल जाता है, लेकिन वहाँ तो ये भी नहीं मिलता। वैन एवर दे फाइंड फूड, जहाँ भी उसको, जहाँ भी, वैन एवर, वेयर एवर, जहाँ भी, दे फाइंड फूड, जहाँ भी उनको भोजन मिल जाता है, दे पिच देयर टेंट्स, तो अपने तंबू को गाड़ देते हैं। डैट बिकम ट्रांजिट होम, तो यह उनका कुछ समय रुकने के लिए घर बन जाता है। डैट बिकम्स ट्रांजिट होम्स। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चों का जन्म, बच्चे उन्हीं में बड़े होते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और जीवन के संघर्ष में सहभागी बन जाते हैं, पार्टनर बन जाते हैं। सर्वाइवल मीन्स जीवित रहने के लिए संघर्ष में क्या बन जाते हैं, पार्टनर। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, और सीमापुरी में जीवित रहना मीन्स क्या है, सब मीनिंग क्या है, रैग पिकिंग। तो रैग पिकिंग के कार्य के द्वारा आप कहाँ पर सीमापुरी में जीवित रह सकते हो। थ्रू द ईयर्स, काफ़ी वर्षों से, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, यह एक ललित कला का हिस्सा बन गई है। प्रोपोर्शन क्या मतलब होता है, भी हिस्सा, अंश। तो थ्रू द ईयर्स, काफ़ी वर्षों से, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, तो यह ललित कला का क्या बन गई, एक हिस्सा बन गई, एक अंश बन गई है। गार्बेज टू दैम इज गोल्ड, अब ये जो सीमापुरी का जो क्वेश्चन है वो अपने यहाँ तक लर्न करना है, फाइन आर्ट तक। अब आपसे आगे पूछा जाता है भी गार्बेज का जो मीनिंग है वो बड़े आदमियों के लिए क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गार्बेज टू द ओल्ड मैन, एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गार्बेज टू द चिल्ड्रन। भी गार्बेज जो कूड़ा कचरा है उसका बड़ों के लिए क्या मीनिंग और छोटे बच्चों के लिए इसका मीनिंग क्या है। गार्बेज टू दैम इज गोल्ड, तो छोटे बच्चों के लिए जो गार्बेज है वो क्या है, सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनके लिए क्या है, रोजाना की रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिरों पर छत है। इवन इफ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, चाहे ये टपकती हुई छत क्यों ना हो। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बड़ों के लिए क्या है,
बड़ों के लिए ये इससे भी, बच्चों के लिए इससे भी बढ़कर है। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी। कई बार मेरे को एक रुपया मिल जाता है। इवन ए 10 रुपी नोट, और कई बार मेरे को 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। साहिब से, साहिब ये बातें कहता है। हिज आइज लाइटनिंग अप, तो उसकी आंखें चमक जाती हैं। वैन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन्स इन ए हीप ऑफ गार्बेज, जब आपको कचरे के ढेर से चांदी का एक सिक्का मिल जाता है। यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, आप टटोलना बंद नहीं करते हो। फॉर देयर इज ए होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि और भी ज़्यादा पैसे पाने की आशा होती है। इट सीम्स डैट फॉर चिल्ड्रन, ऐसा प्रतीत होता है बच्चों के लिए। गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, तो गार्बेज का जो मीनिंग है वो बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स के मीनिंग से अलग है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ ए रैप्ट इन वंडर, बच्चों के लिए क्या है ये, आश्चर्य में लिपटे हुए कठड़ी के समान है। फॉर द एल्डर्स इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, बड़ों के लिए ये क्या है, बड़ों के लिए तो ये क्या है, जीवित रहने का एक साधन है। लेकिन बच्चों के लिए क्या है, रैप्ड इन वंडर, आश्चर्य में लिपटे हुए के गठड़ी है। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा भी गार्बेज का मीनिंग जो है बड़ों के लिए क्या है और बच्चों के लिए क्या है। तो ये जो पहरा है आपका, आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी, इस पहरे में से क्वेश्चन बन रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या है, इट सीम्स डैट फॉर चिल्ड्रन, ऐसा प्रतीत होता है बच्चों के लिए। गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट, गार्बेज का मीनिंग अलग है। फॉर वट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के मीनिंग की बजाय इनका मीनिंग कुछ अलग है। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज़ ए रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए क्या है, आश्चर्य में लिपटी हुई एक गठड़ी है। फॉर द एल्डर्स, और बड़ों के लिए क्या है, इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, तो ये क्या है, ये जीवित रहने का क्या है कि साधन है। ये क्या है, जीवित रहने का क्या है कि साधन है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, गार्बेज का जो मीनिंग है वो बड़ों के लिए अलग है, और जो उनके बच्चे हैं उनके लिए गार्बेज का मीनिंग अलग है। तो बड़ों के लिए क्या बताया गया है, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, तो गार्बेज जो है वो उनके लिए सोना है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनके लिए रोजाना की रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिरों पर छत है। इवन इफ इट इज ए लीकिंग रूफ, चाहे यह छत टपकती हुई क्यों न हो, चाहे इस छत में सुराख ही क्यों ना हो। आगे भी बताया गया है, गार्बेज का जो मीनिंग है, गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, यानी जो गार्बेज है उसका जो मीनिंग है वो अलग है। पेरेंट्स के लिए जो मीनिंग है वो अलग है और बच्चों के लिए इसका मीनिंग अलग है। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज़ ए रैप्ड इन वंडर, ये आश्चर्य में लिपटी हुई एक गठड़ी के समान है। और फॉर द एल्डर्स, एल्डर्स के लिए इसका मीनिंग क्या है, इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, ये जीवित रहने का क्या है कि साधन है। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह। आई सी साहिब, मैंने साहिब को देखा। स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट, जो बाड़ लगी हुई जो गेट थी उसके सामने खड़ा था। ऑफ द नेबरहुड क्लब, जो हमारे पास में एक क्लब था, तो उस क्लब के जो गेट था तो उस गेट के सामने खड़ा था वो। वाचिंग टू यंग मैन, और दो युवा जो बच्चे थे, जो दो युवा मैन थे, जो दो युवा आदमी थे, उनको वो देख रहा था। ड्रेस्ड इन वाइट, और उन लोगों ने भाई कैसे कपड़े पहने हुए थे, वाइट जो ड्रेस है वो उन आदमियों ने पहनी हुई थी। प्लेइंग टेनिस, वे क्या कर रहे थे, टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मेरे को भी ये खेल पसंद है। साहिब क्या कहता है, मेरे को भी ये जो गेम है टेनिस का, ये मेरे को भी पसंद है। ही हम्स, वो गुनगुनाता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और जो बाढ़ थी, बाढ़ के पीछे से ही गेम को देख करके वो क्या हो जाता है, कंटेंट, वो संतुष्ट हो जाता है। आई गो, मैं जाता हूँ। इनसाइड मीन्स अंदर। व्हेन नो वन इज अराउंड, जब आस पास कोई नहीं होता तो मैं अंदर चला जाता हूँ। ही एडमिट्स, वो ये बातें स्वीकार करता है। द गेट कीपर, जो चौकीदार है, लेट्स मी यूज द स्विंग, वो मेरे को क्या करने देता है, वो मेरे को झूला झूलने देता है। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, साहिब ने भी टेनिस के जूते पहन रखे हैं। डैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट,
तो जो उसकी बेमेल शर्ट पर मैच नहीं होते। एंड शॉर्ट्स, जो निकर उसने पहनी हुई है, जो बेमेल शर्ट उसने पहनी हुई है, जो जूते उसने पहने हुए हैं, तो उनसे उसके जो जूते हैं वो उसके कपड़ों से मैच नहीं होते। तो साहिब ने क्या पहन रखे हैं? साहिब ने भी टेनिस के जूते पहन रखे हैं, और वे जूते डैट लुक स्ट्रेंज, तो वे जूते बड़े अजीब दिखाई देते हैं। और हिज डिसकलर्ड शर्ट्स, तो जिस कमीज का रंग फीका पड़ चुका है, डिसकलर्ड का मतलब है रंगहीन होना। एंड शॉर्ट्स, जो निकर उसने पहनी हुई है वो भी क्या है? रंगहीन हो चुकी है, उसके ऊपर उसके जूते मैच नहीं करते। समवन गेव देम टू मी, ये जूते मेरे को किसी ने दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, तो उसने व्याख्या के ढंग से ये बातें मेरे को कही। द फैक्ट डैट, सत्य क्या है, सच क्या है। दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, ये जूते किसी अमीर बच्चे के उतारे गए हैं, यानी किसी अमीर बच्चे ने इनको पहनना बंद कर दिया, तो तब ये जूते इसको दे दिए गए। द फैक्ट डैट, सच बात क्या है। दे आर डिस्कार्डेड शूज, ये जूते किसी बच्चे के हैं, और सम रिच बॉय यानी किसी अमीर बच्चे के जूते हैं। डिस्कार्डेड शूज यानी उस बच्चे ने इनको पहनना बंद कर दिया है। वो परहैप्स रिफ्यूज टू वियर, उस बच्चे ने इसको पहनना बंद क्यों कर दिया? बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से किसी एक जूते में छेद हो रखा था। डज नॉट बोदर हिम, उस छेद से ये तो परेशान होने वाला नहीं है, यानी साहिब को तो कोई परेशानी नहीं हुई। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, जो आदमी हमेशा नंगे पैर ही चलता है, उसको एक छेद से क्या परेशानी होगी। एवन शूज विद ए होल, अगर जूते में छेद भी होना तो ये जो ड्रीम कम ट्रू, तो वो तो सपना सच होने के समान है। बट द गेम ही इज वॉचिंग, लेकिन जो गेम वो देख रहा है ना, सो इंटेंसली, इतने बड़े ध्यान से, इतने ध्यान से, जिस गेम को वो बड़े ध्यान से देख रहा है, इतने ज़्यादा इंटेंशन से देख रहा है, इतने ज़्यादा उत्सुकता से देख रहा है, इज आउट ऑफ हिज रीच, तो वो गेम उसकी पहुंच से बाहर है। दिस मॉर्निंग, आज सुबह, साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ से ये जो पहरा है ये आपने बड़े ध्यान से सुनना है। दिस मॉर्निंग, आज सुबह, साहिब इज ऑन इज वे टू द मिल्क बूथ, तो साहिब कहाँ जा रहा है? साहिब जो है वो उस रास्ते पर जा रहा है जहाँ पर क्या था? मिल्क बूथ था, तो मिल्क बूथ की तरफ वो जा रहा था। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, तो उसके हाथ में स्टील का कनस्तर है, स्टील का कोई उसके हाथ में क्या है? डिब्बा। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल, अब मैं जो चाय, जहाँ मतलब जो टी स्टॉल है, जो चाय की दुकान है, मैं वहाँ पर काम करता हूँ। डाउन द रोड, रोड के उस तरफ, अब मैं वहाँ जो रोड के उस तरफ जो चाय का जो खोखा है, मैं वहाँ पर काम करता हूँ। ही से वो कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, जो दूसरी तरफ जो डिस्टेंस, जो वहाँ से फैसला है, तो फैसले पर जो क्या है वहाँ पर टी स्टाल, तो उसकी तरफ संकेत करते वो कहता है, आई एम पेड 800 रुपीज़, मेरे को 800 रुपये दिए जाते हैं। साहिब को कितने रुपए देते हैं? दिए जाते हैं 800 रुपये दिए जाते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और मेरा जितना मैं खाना खाता हूँ, तो वो खाना भी मेरे को मिलता है। डज यू लाइक द जॉब, क्या आपको जॉब पसंद है, जो जॉब तुम करते हो, तो क्या तुम्हें वो पसंद है। ही आस्क, आई आस्क, मैं उससे पूछती हूँ, नहीं जब मुझसे पूछती है। हिज फेस, जो उसका चेहरा है ना, आई सी, मैंने देखा, हैज़ लॉस्ट द केयरफ्री लुक, तो जिस तरह से पहले वो लापरवाहों की तरह घूमता था, तो वो चीज़ें अब उससे खो गई है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, जो स्टील का जो कनस्तर है, द स्टील कैनिस्टर, जो स्टील का जो कनस्तर है, सीम्स हैवियर, वो ज़्यादा भारी प्रतीत होता है, देन द प्लास्टिक बैग, जो प्लास्टिक का थैला है ये उससे ज़्यादा भारी प्रतीत होता है। ही वुड कैरी सो लाइटली, जिसे वो इतनी आसानी से उठा लेता था, ओवर हिज शोल्डर, अपने कंधों के ऊपर। द बैग वाज हिज, ये थैला जो था ये उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, और ये जो कनस्तर है ये उस आदमी से संबंधित है, हु आउन्स द टी शॉप, जिसकी अपनी चाय की दुकान है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज आउन मास्टर, साहिब जो है अब अपना मालिक नहीं रहा था। साहिब इज नो लॉन्गर हिज आउन मास्टर, तो दोनों में अंतर है। अब साहिब को जो है वो उस आदमी के अधीन काम करना पड़ रहा था, अब वो जो उसकी केयरफ्री लुक थी वो उसे खो गई थी।
तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। नाउ योर सेकेंड पार्ट इज रिलेटेड टू मुकेश। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। मैं एक कार चलाना चाहता हूँ, मैं कार चलाना सीखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। तो मुकेश अपना मालिक बनने की जिद करता है, यानी मैं अपना मालिक खुद ही बनूंगा। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक। मैं मोटरों का मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेज। वो कहता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स। क्या तुम्हें कारों के बारे में कुछ पता है। आई आस्क। मैंने पूछा। अनीस जंग ने उसे पूछा। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार। मैं कार चलाना सीख लूँगा। ही आंसर्स। वो मुकेश जवाब देता है। किसको जवाब देता है? अनीस जंग को। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज। मेरी आंखों में देख करके। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मिराज। जो उसका सपना है ना, हिज ड्रीम्स, उसका सपना जो है लूम्स स्पष्ट दिखाई देता है। लाइक ए मिराज, जैसे कि कोई मृग तृष्णा होती है उसके समान। एमिडेस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स। तो उन धूल भरी गलियों के मध्य में। डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स का मतलब धूल भरी गलियाँ। एमिडेस्ट का मतलब के मध्य में। डैड फिल हिज टाउन फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद शहर जो है वो धूल से भरा हुआ है। तो उस धूल के मध्य में जो उसका सपना है वो कैसा दिखाई देता है? अस्पष्ट दिखाई देता है। लोग उसका मतलब अस्पष्ट दिखाई देता है। ये जो मुकेश है वो गाड़ी चलाना सीखना चाहता है, लेकिन जो उसका ये सपना है अभी मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, तो उसका ये जो सपना है ये कैसा दिखाई देता है? लूम्स, स्पष्ट दिखाई देता है। कहाँ पर? लाइक ए मिराज, एक मृग तृष्णा की तरह। एमिडेस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स। तो धूल भरी गलियों के मध्य है। डैड फिल हिज टाउन फिरोजाबाद। जो उसकी गली में, क्योंकि फिरोजाबाद शहर में भरी हुई है, उनका फिरोजाबाद जो शहर है वहाँ धूल उड़ती रहती है, उसकी गलियों में धूल उड़ती रहती है। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। अब फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद जो है, फिरोजाबाद जो सिटी है वो चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। आपसे पूछा जाता है, ठीक है, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर विच थिंग्स। तो फिरोजाबाद किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। तो फिरोजाबाद अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि फिरोजाबाद कहाँ पर है? फिरोजाबाद जो है आगरा के पास में है। और आगरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। आगरा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। और ये फिरोजाबाद कहाँ पर है? ये भी उत्तर प्रदेश में है और आगरा के पास में है। फिरोज एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार इज एंगेज्ड, लगा हुआ है, इन मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने में। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। यह भारत के सीसा धमन उद्योग का प्रमुख केंद्र है। इट इज़ द सेंटर, यह प्रमुख केंद्र है, ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। तो जहाँ शीशे को ब्लो किया जाता है, जहाँ शीशे का धमन किया जाता है, तो यह इंडिया का प्रमुख क्या है? जो जहाँ पर शीशे का दमन किया जाता है, शीशे को पिघलाया वगैरह जाता है, तो ये यहाँ का क्या है? ये मुख्य सेंटर है। वेयर फैमिलीज, जहाँ परिवार, हैव स्पेंट जनरेशन, जहाँ परिवारों ने पीढ़ियाँ बिता दी हैं, वर्किंग अराउंड फर्नेसेज, भट्ठियों के चारों तरफ काम करते हुए, वेल्डिंग ग्लास, शीशों को जोड़ते हुए, मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाते हुए, फॉर ऑल द वुमेन, सभी औरतों के लिए, इन द लैंड इट सीम्स, तो सभी औरतों के लिए, इन द लैंड इट सीम्स, तो पृथ्वी पर रहने वाली सभी औरतों के लिए जो चूड़ियाँ बनाई जाती है वो यहीं पर बनाई जाती हैं। मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम, तो मुकेश का जो परिवार है वो भी उन परिवारों में से एक है। मुकेश का परिवार क्या काम करता है? मुकेश का परिवार जो है चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। नन ऑफ देम नो, कोई भी उनमें से यह नहीं जानता, इट इज़ इलीगल, यह अवैध है, फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, लाइक हिम, उस जैसे बच्चों के लिए, तो वर्क इन द ग्लास फर्नेसेज, यानी वो शीशे की भट्ठियों में काम करें, विद हाई टेम्परेचर, जहाँ तापमान भी ज़्यादा हो, इन डिंजी सेल्स, जहाँ कोठड़ियाँ कैसी हों, अंधेरा हो कोठड़ियों में, विदाउट एयर, जहाँ पर प्रकाश की कमी हो, एंड जहाँ पर एयर यानी हवा की कमी हो, एंड लाइट यानी प्रकाश की कमी हो। तो डेट द लॉ इफ़ एनफोर्स्ड, यदि कानून को लागू कर दिया जाए, कुड गेट हिम, उसको भी बाहर निकाला जा सकता है,
एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन, और 20,000 बच्चों को भी बाहर निकाला जा सकता है आउट ऑफ द हॉट फर्नेस, जो उन गर्म भट्टियों से बाहर जो है निकाला जा सकता है। तो इन डिंजी सेल्स कहाँ बच्चे काम करते हैं? अंधेरी कोठड़ियों में काम करते हैं। विदाउट एयर, जहाँ पर्याप्त मात्रा में हवा की भी कमी है, एंड लाइट, प्रकाश की भी कमी है। डेट द लॉ इफ एनफोर्स्ड, यदि कानून को लागू कर दिया जाए तो कुड गेट हिम, तो उसको भी बाहर निकाला जा सकता है। एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन, और उन 20,000 बच्चों को भी बाहर निकाला जा सकता है आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेज, जो गर्म भट्टियों के वहाँ पर काम करते हैं। वेयर दे स्लोग देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ वो अपने दिन का समय बिताते हैं, जहाँ वे मेहनत करते हुए क्या करते हैं, अपने दिन का समय बिताते हैं। स्लोग देयर डे लाइट आवर्स, यानी अपने दिन का समय क्या कहाँ पर बिताते हैं, वे वहाँ पर मेहनत करते हुए अपने दिन का समय बिताते हैं। स्लो का मतलब है कड़ी मेहनत करना। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, अक्सर वे अपनी आंखों की रोशनी को खो देते हैं। मुकेश आइज बीम्स, मुकेश की आंखें चमकती हैं। एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, क्योंकि वो अपनी इच्छा से मेरे को कहाँ लेके जाता है, अपने घर लेके जाता है। विजी प्राउडली से, जिसके बारे में गर्व से वो क्या कहता है, इज बीइंग रीबिल्ड, यानी उसका घर फिर से बनाया जा रहा है। इज बीइंग रीबिल्ड। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, हम कहाँ से गुजरे, अनीश जंग और मुकेश जो है वो कहाँ से गुजरे, स्टिंकिंग लेन्स, जो दुर्गंध भरी गलियां हैं। चॉक्ड विद गार्बेज, जिनमें कूड़ा कचरा भरा हुआ है। पास्ट होम्स, तो जैसे घर, जैसे पुराने समय के घर होते थे, तो ऐसे घरों के पास से वे गुजरे। डैट रिमेन होवर्स, जो घर कैसे हैं, झोपड़ी नुमा है। एंड क्रम्बिंग वास, उनकी जो दीवारें हैं वे गिरती हुई दीवारें हैं। क्रम्बिंग का मतलब है गिरती हुई, वो उसमें दीवारें। वोबली डोर्स, दरवाजे कैसे हैं, हिलते हुए दरवाजे हैं। नो विंडोज, उनके घरों में कोई भी खिड़कियां नहीं हैं। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन ए प्रीमियल स्टेट। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस, तो उस उनमें आदमी भी और जानवर भी को एग्जिस्टिंग इकट्ठे रहते हैं। इन ए प्रीमियल स्टेट, जैसे कि आदिवासी समय में, जैसे भी आदिकाल में जानवर और आदमी इकट्ठा रहते थे, ऐसे ही उन घरों में आदमी और जानवर इकट्ठा रहते हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वो ऐसे ही एक घर के दरवाजे के सामने रुका। बैंक से वोबली आयरन डोर, और एक लोहे के हिलते हुए दरवाजे को उसने ठोकर मार करके खोल दिया, ओपन कर दिया। विद हिज फुट, अपने फुट से, अपने पैर से। एंड पुशेज इट ओपन, उसको धकेल करके खोल देता है। वी एंटर ए हाफ बिल्ट सैक, हम आधे बने हुए एक झोपड़ी नुमा जो घर है, एक आधा सा बना हुआ जो झोपड़ी है, उसमें हमने प्रवेश किया। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक भाग में। थास्ट विद डेड ग्रास, सूखी हुई घास रखी हुई थी। इज ए फायरवुड स्टोव, वहाँ लकड़ी, वहाँ जो है एक चूल्हा जिसके अंदर लकड़ियाँ जलती हैं, तो ऐसा चूल्हा रखा गया था। ओवर विच सिट्स ए लार्ज वेसल, इस पर एक बड़ा बर्तन रखा हुआ था। ऑफ सीजलिंग स्पिनच लीव्स, जिस पर जो पालक की पत्तियाँ रखी हुई थी, और सीजलिंग वो छन छन की आवाज़ कर रही थी। ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, तो एल्यूमिनियम की बड़ी बड़ी प्लेटों में। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और भी ज़्यादा काट करके सब्जियां रखी हुई थी। चॉप्ड का मतलब काटना, चीरना। ए फ्रेल यंग वुमेन, एक दुबली पतली औरत। ए फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील, वो शाम का भोजन पका रही थी। फॉर द होल फैमिली, सारे परिवार के लिए। थ्रो आइज फिल्ड विद स्मोक, उसकी आंखों में धुआं भरा हुआ था। सी स्माइल, वो मुस्कुराती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की क्या है, पत्नी है। वो मुकेश के बड़े भाई की क्या है, पत्नी है। नोट मच ओल्डर इन ईयर्स, उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं है, उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है। सी हैज़ बिगेन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, तो उसको बहू का दर्जा मिला हुआ है, उसको क्या कहते हैं, बहू कहते हैं। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, वो घर में क्या है, डॉटर इन लॉ यानी बहू है। ऑलरेडी इन द चार्ज ऑफ 3 मैन, और 3 आदमियों का जिम्मा है उसके पास। कितने आदमियों का जिम्मा है, 3 आदमियों का जिम्मा, यानी 3 आदमी देखभाल वो कर रही है। हर हस्बैंड, अपने पति की। मुकेश
हस्बैंड अपने पति की, मुकेश की, एंड हर एंड देयर फादर और उनके पिता की। मुकेश के भाई, मुकेश और उनका भाई जो उसका पिता है वो उसकी देखभाल भी वो कर रहे हैं। 3 आदमियों का जिम्मा है मुकेश की, उनके भाई की पत्नी के ऊपर। वैन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब बूढ़ा व्यक्ति प्रवेश करता है घर में, शी जेंटली विड्राज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, तो टूटी हुई दीवार के पीछे वो चली जाती है। एंड ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर टू हर फेस, और अपना घूंघट अपने चेहरे की तरफ ले आती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि रिवाज है, जैसा कि क्या है, कस्टम्स है, जैसा कि रिवाज है। डॉटर्स इन लॉ, जो बहुएं होती हैं, डॉटर्स इन लॉ जो बहुएं होती हैं, मस्ट व्हील देयर फेसेज, उन्हें घूंघट करना होता है। बिफोर मेल एल्डर्स, जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, जो पुरुष होते हैं, जो बड़े व्यक्ति होते हैं, उनके सामने उन्हें घूंघट करना पड़ता है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड बेंगल मेकर, तो इस अवस्था में, इस मामले में जो बड़ा व्यक्ति है वो क्या है, एक इम्पोवरिश्ड बेंगल मेकर है, जो आर्थिक रूप से, जिसको हम कह सकते हैं कमज़ोर। इम्पोवरिश्ड का मतलब है भी निर्धन। यहाँ पर चूड़ियाँ बनाने वाला एक व्यक्ति है जो काफ़ी क्या है, निर्धन है। वो बुजुर्ग व्यक्ति क्या है, इम्पोवरिश्ड, उसको बताया गया है कंगाल, या जिसको हम कह सकते हैं आर्थिक रूप से नष्ट। तो यहाँ पर चूड़ियाँ बनाने वाला जो व्यक्ति है, जो मुकेश का पिता है, तो वो कैसा व्यक्ति है, उसको इम्पोवरिश बताया गया, उसको निर्धन यहाँ पर बताया गया, यानी जिसके ऊपर धन है, जिसके पास धन का क्या है, अभाव है। और वो क्या काम करता है, वो चूड़ियाँ बनाने का काम करता है, वो क्या है, बेंगल मेकर है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, काफ़ी वर्षों की मेहनत के बावजूद भी। फर्स्ट एज ए टेलर, पहले टेलर के रूप में उसने मेहनत की, पहले दर्जी के रूप में मेहनत की। देन ए बेंगल मेकर, फिर उसने चूड़ियाँ बनाने के रूप में मेहनत की। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, और वो अपने घर को मुरम्मत भी नहीं करवा सका, अपने घर को रिनोवेट भी नहीं करवा सका। सेंड इज 2 सन्स टू स्कूल, अपने 2 बेटों को स्कूल भी नहीं भेज सका। ऑल ही हैज मैनेज टू डू, केवल वो क्या काम कर पाने में सफल हुआ है, इज टीच देम, उनको यह सिखा पाने में, वट ही नोज, जो उसको पता है, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, उसने उन बच्चों को सिर्फ चूड़ियाँ बनाने की कला ही उन बच्चों को सिखाई है। वो सिर्फ इतना कर पाने में सफल हुआ है कि उसने उन बच्चों को क्या सिखा दिया है, चूड़ियाँ बनाना उन बच्चों को क्या कर दिया है, सिखा दिया है। इट इज हिज कर्म, यह उसके कर्म हैं। हिज डेस्टिनी, यह उसका भाग्य है। सेज मुकेश ग्रांड मदर, मुकेश की दादी कहती है। कौन कहता है, मुकेश की दादी कहती है। हु हैज वॉच्ड हर आउन हस्बैंड, जिसने अपने खुद के पति को देखा था। गो ब्लाइंड, अंधा होते हुए। विद द डस्ट, उस धूल से। फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, जो धूल चूड़ियों को पॉलिश करते वक्त जो धूल उठती थी, तो उससे उसने अपने पति को अंधा होते हुए देखा है। कैन ए गॉड गिवन लीनेज, यानी भगवान ने जिस खानदान में हमें जन्म दिया है, एवर बी ब्रोकन, क्या उस खानदान को छोड़ा जा सकता है। सी एम्प्लाइज, वो कहती है। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, भाई इसका जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है, इसका जन्म जो हुआ है चूड़ियाँ बनाने वाले के घर में हुआ है। इसका जन्म कहाँ पर हुआ है, चूड़ियाँ बनाने वाले के घर में इसका जन्म हुआ है। तो उसके कहने का ये तात्पर्य है, सी इम्प्लाइज, उसके कहने का मतलब ये है, बोर्न इन द कास्ट ऑफ ए बेंगल मेकर, इसका जन्म कहाँ हुआ है, इसका जन्म हुआ है चूड़ियाँ बनाने वाले के घर में। दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, उन्होंने चूड़ियाँ बनाने के अलावा कुछ भी नहीं देखा है, उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं देखा है। इन द हाउस, भाई घर में भी चूड़ियाँ, इन द यार्ड, आंगन में भी चूड़ियाँ, इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में चूड़ियाँ, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गली में चूड़ियाँ, स्पायरल ऑफ बैंगल्स, यानी सर्प आकार में, सर्पिल आकार में चूड़ियाँ, सन्नी गोल्ड, सोने के रंग जैसी चूड़ियाँ, पैडी ग्रीन, धान के खेतों जैसी चूड़ियाँ, रॉयल ब्लू, नीले रंग की चूड़ियाँ, पिंक, गुलाबी रंग की चूड़ियाँ, पर्पल, जामुनी रंग की चूड़ियाँ, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर ऑफ द रेनबो, जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो ऐसे ही 7 रंगों में चूड़ियाँ। लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, तो यार्ड्स में जो आंगन होते हैं वहाँ पर भी इनका ढेर लगा रहता है, वहाँ पर भी आंगन में इनका क्या लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है। माउंट्स का मतलब ढेर लगे होना।
अनकेम्प्ड का मतलब जिसको सजाया सवारा नहीं गया है, यानी अनकेम्प्ड का मतलब है जो अस्त व्यस्त है। अनकेम्प्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, जो अस्त व्यस्त है। यार्ड मीन्स आंगन, आंगन कैसा है, अनकेम्प्ड है। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट्स, 4 पहिए जिसके होते हैं हाथों से धकेलने वाला जो रेहड़ी होती है उसके ऊपर भी चूड़ियों का ढेर लगा हुआ है। पुश्ड बाय ये यंग मैन, जिसको एक युवा लड़का धकेलता है। एलोंग द नैरो लेन्स, तंग गलियों में से, ऑफ सेंटी टाउन, यानी जो झोपड़ी नुमा कस्बा है उसकी तंग गलियों में से एक लड़का जो है उस रेहड़ी को आगे धकेलता है जिसके ऊपर चूड़ियों का ढेर रखा हुआ है। एंड इन डार्क हटमेंट्स, जो अंधेरी झोपड़ियाँ हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, तो जहाँ तेल के दीपक जल रहे हैं, जहाँ तेल के दीपक क्या कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। फ्लिकरिंग का मतलब टिमटिमाना। तो नेक्स्ट टू लाइन्स, वहाँ लाइनें बना करके बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं, एंड इन डार्क हटमेंट्स, जो अंधेरी झोपड़ियाँ हैं, जो क्या हैं, डार्क हटमेंट्स हैं, जो अंधेरी झोपड़ियाँ हैं। नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम्स, तो वहाँ पर ज्वाला के पास में लाइनों में बैठे हुए हैं। और फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, और वहाँ दीपक कैसे हैं भाई, तेल के बने हुए दीपक हैं। फ्लिकरिंग जो टिमटिमा रहे हैं। सिट्स बॉयज एंड गर्ल्स, वहाँ पर लड़के और लड़कियाँ बैठे हुए हैं। विद देयर फादर्स एंड मदर, अपने मम्मी पापा के साथ में। वेल्डिंग पीस ऑफ कलर्ड ग्लास, जो रंग बिरंगे जो ग्लास को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। इनटू सर्कल्स ऑफ बेंगल्स, यानी से क्या बना रहे हैं, गोल गोल चूड़ियाँ बनाने लग रहे हैं, सर्कल्स ऑफ बेंगल्स। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड, उनकी आंखें ज़्यादा अभ्यस्त हैं। टू द डार्क, अंधेरे में काम करने में। देन टू द लाइट आउटसाइड, यानी बाहर प्रकाश की बजाय अंधेरे में काम करने में उनकी आंखें क्या हैं, ज़्यादा अभ्यस्त हैं। डेट इज वाई, यही कारण है। दे ओफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट, उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। बिफोर दे बिकम अडल्ट, यानी उनके बड़े होने से पहले ही उन बच्चों की आंखों की रोशनी जाती रहती है क्योंकि वे अंधेरे में काम करते हैं। सविता कौन है, सविता ए यंग गर्ल, सविता क्या है, एक युवा लड़की है। इन्हें ड्रेब पिंक ड्रेस, जिसने फीकी पड़ी हुई गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी हुई है। सिट्स एलोंग साइड एन एल्डरली वोमेन, जो कि एक बूढ़ी औरत के पास बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसीज ऑफ ग्लास, जो शीशे को क्या कर रही है, सोल्डरिंग कर रही है, यानी उनको टाँका लगा रही है, यानी आपस में ग्लास को क्या कर रही है, वो भी जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, और उसके जो हाथ हैं वे मशीन के चिमटे की तरह तेजी से चलते हैं। आई वॉन्डर, में हैरान हूँ, ये जंग हैरानी प्रकट करती है। इफ़ सी नोज द सेंसिटिव ऑफ द बेंगल्स, क्या उसको सविता को इन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में पता है। सी हेल्प्स मेक, जिनको बनाने में वो मदद कर रही है। इट सिम्बलाइज एन इंडियन वोमेन सुहाग, ये जो चूड़ियाँ हैं ये भारतीय औरत के सुहाग की निशानी है। सिम्बलाइज का मतलब प्रतीक होना। ये जो चूड़ियाँ हैं ये इंडियन वोमेंस के किसकी निशानी है, सुहाग की निशानी है। ऑस्पिशियस इन मैरिज, और विवाह में इसको शुभ समझा जाता है। ऑस्पिशियस इन मैरिज, यानी विवाह के अवसर पर इनको काफ़ी शुभ समझा जाता है। इट विल डाउन ऑन हर सडनली, वन डे, एक दिन ऐसा आएगा, व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद ए रेड व्हील, जब उसके सिर पर लाल घूंघट, लाल जो व्हील है, जो घूंघट है उसको ढका जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड, उसके जो हाथ हैं वे लाल मेहंदी से सजाए जाएंगे। विद हैना, हैना मेहंदी को कहते हैं। रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, उसकी कलाई में लाल रंग की चूड़ियाँ डाली जाएंगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वो दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वोमेन, बूढ़ी औरत की तरह। बिसाइड हर, जो उसके पास में बैठी हुई है। हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, जो कई वर्षों पहले जिसकी शादी हो गई थी। शी स्टिल हैज बेंगल्स ऑन हर रिस्ट, अभी भी उसकी कलाई में क्या है, चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में कोई भी रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, यानी उसने कहती है कि मैंने कभी भी अपने पूरे जीवन में भरपेट खाना नहीं खाया है। सी से वो कहती है, इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, वो ऐसी आवाज़ में जिसकी आवाज़ में कोई भी सुख न हो। ड्रेन्ड ऑफ जॉय, यानी जिसकी आवाज़ में बोलते वक्त
खुशी न झलकती हो। शी हैज़ नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। उसने अपने पूरे जीवन में भरपेट खाना नहीं खाया है। डैट इज़ वट शी हैज़ रिप्ड, यही उसने काटा है। हर हस्बैंड, जो उसका पति है ना, एन ओल्ड वोमेन, वो एक बूढ़ा व्यक्ति है, विद ए फ्लोइंग बियर्ड, जिसकी दाढ़ी बढ़ी हुई है। सेज, क्या कहता है वो बूढ़ा व्यक्ति, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मेरे को चूड़ियाँ बनाने के अलावा कुछ भी नहीं आता। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैंने परिवार के रहने के लिए घर बना दिया है, मैंने तो सिर्फ यही किया है। हियरिंग हिम, उसकी बातों को सुन करके, वन वंडर्स, कोई भी हैरान हो सकता है। इफ़ ही हैज़ अचीव्ड, क्या वो ऐसा कुछ हासिल कर चुका है, वट मैनी हैव फेल्ड, जिसको इन देयर लाइफ टाइम, यानी जिसको दूसरे अपने जीवन भर में पाने में असफल रहे हैं। हियरिंग हिम, उसकी बातों को सुन करके, वन वंडर्स, कोई भी हैरान हो सकता है। इफ़ ही हैज़ अचीव्ड, क्या उसने ऐसा कुछ हासिल कर लिया है, वट मैनी हैव फेल्ड, जिसको दूसरे प्राप्त करने में असफल रहे हों, इन देयर लाइफ टाइम, अपने पूरे जीवन काल में। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, वे उसके उनके सिर पर क्या है, छत है। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड। द क्राई, द क्राई, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग, द क्राई, जो चीखें हैं, ऑफ नॉट हैविंग मनी, भी हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, टू डू एनीथिंग, कोई भी कार्य करने के लिए हमारे पास क्या, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, भाई हमारे पास पैसा नहीं है, टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए, एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी चूड़ियाँ बनाने के काम के अलावा और अन्य काम करने के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है। नोट इवन एनफ टू ईट, खाने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में कुछ नहीं है। रिंग्स इन एवरी होम, यही बातें हर घर में सुनने को मिलती हैं। द यंग मैन इको द लिमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो युवा व्यक्ति हैं वे भी विलाप करते हैं, ऑफ देयर एल्डर्स, अपने बूढ़ों की तरह, अपने बड़े व्यक्तियों की तरह वे भी पश्चाताप करते हैं, वे भी पछताते हैं। लिटिल हैज रिमूव विद टाइम, समय के साथ थोड़ा सा ही परिवर्तन हुआ है। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में, ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग ट्वेल्व, काफ़ी वर्षों तक, माइंड नंबिंग ट्वेल्व, दिमाग को थका देने वाली कठोर मेहनत के बाद। माइंड मीन्स दिमाग, नंबिंग मीन्स होता है भी दिमाग को, नंबिंग मीन्स होता है ठप बना देना, ट्वेल्व मीन्स बहुत ज़्यादा मेहनत, यानी काफ़ी वर्षों तक बहुत ज़्यादा मेहनत ने उनके दिमाग को क्या कर दिया, ठप बना दिया है। हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव, और वे उनके इनिशिएटिव को, किसी काम की शुरुआत करने को क्या कर दिया है, मार दिया है। एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और सपने देखने की जो उनकी योग्यता है उसको उसने नष्ट कर दिया है। उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की है कि अब वे किसी काम की जो शुरुआत है वो नहीं कर सकते, किसी काम की शुरुआत, और सपने भी वो नहीं देख सकते, यानी दोनों के सपने देखने की जो एबिलिटी है और किसी काम की जो शुरुआत करना है, इन दोनों को इस कठोर मेहनत ने क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है। अब अनीस जम्मू से कहती है, वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन बनता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर टू डिस्टेंस वर्ल्ड्स के बारे में बात की गई है, अभी दो अलग अलग संसारों के बारे में बातें की गई हैं, तो ये यहाँ से एक प्रश्न इम्पोर्टेंट बनेगा आपका। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव, आप स्वयं, आप अपने आप को कोऑपरेटिव यानी जो सहकारिता होती है उसमें ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर लेते, आप अपने आप को सहकारी संगठन के रूप में संगठित क्यों नहीं कर लेते, ऐसा अनीस जंग ने उन आदमियों को कहा जो वहाँ पर रहते थे। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने युवा लोगों के समूह से पूछा, हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन, जो किसके चक्कर में पड़ गए हैं, मिडल मैन, जो बिचौलिए हैं, हु ट्रैप्ड देयर फादर, जिन्होंने उनके पापा को अपने जाल में फंसाया था, एंड फोर फादर्स, और उनके पूर्वजों को भी अपने जाल में फंसाया था। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज, अब वे आदमी क्या कहते हैं, यदि हम अपना संगठन बना भी लेते हैं,
वी आर द वंस, तो हम ऐसे व्यक्ति होंगे, हु विल बी हार्ड अप बाय द पुलिस, जिन्हें पुलिस पकड़ लेगी, बीटन, जिनकी पिटाई भी करेगी, एंड ड्रैग्ड टू द जेल, और घसीट कर जेल में ले जाएगी, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, यानी हमने कोई अवैध काम किया है। यदि हम कोई ऐसा संगठन बना भी लेते हैं तो पुलिस हमें पकड़ लेगी, हमारी पिटाई भी करेगी और घसीट करके हमें जेल में ले जाएगी कि हमने कोई ऐसा कोई गलत कार्य किया है। दे से, वे ये कहते हैं, देर इज नो लीडर अमंग देम, हमारे मध्य में कोई नेता नहीं है, हमारा अगुवाई करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। नो वन, कोई ऐसा नहीं है, हु कुड हेल्प देम, जो हमारी मदद कर सके, सी थिंग डिफरेंटली, चीज़ों को अलग तरीके से देखने में। देयर फादर आर एज टायर्ड, उनके पिता भी उतने ही थके हुए हैं, एज दे आर, जितने वे थके हुए हैं। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पाइरल डेट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपाथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। दे टॉक एंडलेसली, और वे अंतहीन बातें करते हैं। उनकी बातें क्या हैं? एंडलेसली, अंतहीन हैं। इन ए स्पाइरल, सर्प आकार में। डेट मूव्स फ्रॉम, और वे बातें कहाँ से कहाँ घूमती है? पहले गरीबी से शुरुआत होती है और गरीबी से उदासीनता की तरफ जाती है, पाथी उदासीनता को कहते हैं, और उदासीनता से टू ग्रीड, लालच की तरफ जाती है, एंड टू इनजस्टिस, और लालच से अन्याय की तरफ जाती है। यानी उनका ये चक्कर घूमता रहता है, पहले गरीबी, गरीबी के बाद जो एपाथी है यानी उदासीनता है, उसके बाद क्या है? ग्रीड यानी लालच है, एंड टू इनजस्टिस, और उसके बाद क्या है? जो अन्याय उनके साथ हो रहा है। तो ये चक्कर उनका घूमता रहता है, उनकी बातें जो है इस चारों तरफ, इस चक्कर में चारों तरफ उनकी बातें घूमती रहती हैं। लिसनिंग टू देम, उन लोगों की बातों को सुनने के बाद में, आई सी, मैंने क्या देखा? टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, दो अलग अलग संसारों को, दो भिन्न संसारों को मैंने देखा। उनकी बातों को सुनने के बाद दो भिन्न संसारों को मैंने देखा। दो भिन्न संसार कौन से हैं? वन ऑफ द फैमिली, एक तो वो परिवार है, कोट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है। एक परिवार कौन सा है? एक वर्ल्ड कौन सा है जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है? बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जिन पर उनकी जाति का क्या है? कलंक है। इन विच दे आर बोर्न, जिस जाति में उनका जन्म हुआ है। द अदर, और दूसरा क्या है? दूसरा अलग संसार क्या है? ए विशियस सर्कल, जो दुराचारी चक्कर है। और दुराचारी चक्कर किन का है? ऑफ द साहूकार, दूसरा चक्कर किन का है? साहूकारों का। मिडलमैन, बिचौलियों का। पुलिसमैन, पुलिस वालों का। द कीपर्स ऑफ द लॉ, जो कानून के रक्षक हैं उनका। द ब्यूरोक्रेट्स, जो अफसर हैं। एंड द पॉलिटिशियंस, जो राजनेता हैं। तो ये दूसरा समूह है। पहला समूह उन गरीब लोगों का है और दूसरा समूह किन के बारे में बताया गया है? फिर दूसरा समूह साहूकारों का, बिचौलियों का, पुलिस वालों का, कानून के रक्षकों का, अफसर शाह, जो अफसर हैं उनका, पॉलिटिशियंस और राजनेता का। टुगेदर दे है इम्पोर्ट द बैगेज ओन द चाइल्ड, इन सभी ने मिल करके, जो ऊपर जिक्र किया गया है, किन ने मिलकर? साहूकारों ने, मिडलमैन ने, पुलिस वालों ने, कानून के रक्षकों ने, अफसरों ने और पॉलिटिशियनों ने और राजनेता ने, सभी ने मिलकर। टुगेदर दे है इम्पोर्ट द बैगेज ऑन द चाइल्ड, इन सभी ने मिलकर के उन बच्चों के ऊपर बोझा लाद दिया है। डैट ही कैन नॉट पुट देम डाउन, जिन्हें वे नीचे नहीं उतार सकते, उस बोझे को वे नीचे नहीं उतार सकते। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि उन्हें इस बात का पता चलता है। ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली, वो इन बातों को स्वाभाविक तौर पर स्वीकार कर लेते हैं। एज इज फादर, जैसे उसके पापा ने स्वीकार किया था। टू डू एनीथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ भी करना। वुड मीन टू डेयर, तो इसके अलावा कुछ भी करना दुस्साहस को समझा जाता, वे दुस्साहस समझा जाता। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और दुस्साहस करके आगे बढ़ा नहीं जा सकता। और डेयरिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, यानी दुस्साहस करके आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इन इट इन मुकेश, जब मैंने इसकी चमक मुकेश में देखी। आई एम चीयर्ड, मैं खुश हो गई। यानी मुकेश जो है वो साहस कर रहा है आगे बढ़ने का। जब मैंने इस चमक को मुकेश के अंदर देखा तो मैं क्या हो गई? मैं खुश हो गई। चीयर्ड का मतलब था खुश हो जाना। खुश कौन हो गया? अनीश जंग। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं क्या बनना चाहता हूँ? मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वो अपनी बात फिर से कहता है। ही विल गो टू ए गैराज, मैं गैराज में जाऊँगा। एंड लर्न, और सीखूँगा। बैठ द गैराज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज हाउस, लेकिन गैराज जो है उसके घर से काफ़ी दूर है। आई विल वॉक, मैं पैदल चलूँगा। ही इंसिस्ट, वो जिद करता है। डू यू आल्सो ड्रीम्स ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम प्लेन को उड़ाने के बारे में भी सपने देखते हो? ही सडनली साइलेंट, वो अचानक से चुप हो जाता है। नो नहीं।
ही सेज वो ये कहता है, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड ज़मीन की तरफ देखते हुए, इन ए स्मॉल मरमर उसकी थोड़ी सी बुड़बुड़ाहट में, देयर इज एन एम्बेरसमेंट डैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। तो एक एम्बेरसमेंट है, एक उलझन है जो कि अभी पश्चाताप में नहीं बदली है। एम्बेरसमेंट का मतलब यहाँ पर उलझन से है जो कि पश्चाताप में नहीं बदली है। इसके बाद है एम्बेरसमेंट का मतलब उलझन होता है, घबराहट होता है। ही इज कंटेंट वह संतुष्ट है। टू ड्रीम्स ऑफ कार कारों के ही सपने लेकर के जो मुकेश है वो संतुष्ट है। डैट ही सीज हटलिंग डाउन द स्ट्रीट्स जिन्हें वह गलियों में तेजी से भागते हुए देखता है। ऑफिस टाउन यानी उसके कस्बे में फीव एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद जो सिटी है, जो शहर है, उसके ऊपर के थोड़े से ही हवाई जहाज उड़ते हैं। सो आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि फिरोजाबाद के आप बारे में आप क्या जानते हो, व्हाट डू यू नो अबाउट फिरोजाबाद। तो आपसे दो प्रश्न पूछे जाएंगे। एक तो प्रश्न पूछा जाएगा ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है वो संबंधित होगा आपका फिरोजाबाद से, तो फिरोजाबाद के आप बारे में आप क्या जानते हैं। दूसरा, व्हाट डू यू नो अबाउट सीमापुरी, सीमापुरी के बारे में आप क्या जानते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बनेगा, व्हाट डू यू नो अबाउट सीमापुरी, सीमापुरी के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। और दूसरा, व्हाट डू यू नो अबाउट फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के बारे में आप क्या जानते हैं। तो फिरोजाबाद से भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। और जो एक स्टोरी जो उदीपी से संबंधित थी वो कहानी, आपसे उस कहानी के बारे में ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और शॉर्ट में आपसे पूछा जाएगा गार्बेज का मीनिंग जो है वो, बच्चों के लिए गार्बेज का मीनिंग क्या है, और बड़ों के लिए जो एल्डर्स हैं उनके लिए गार्बेज का मीनिंग क्या है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। आपसे शॉर्ट में एक प्रश्न पूछा जा सकता है, साहिब का मीनिंग क्या है, साहिब का फुल नेम क्या था, साहिब आलम, और इसका मीनिंग क्या होता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। नाउ दिस लेसन इज ओवर, आई होप you understood this lesson very well. If you have any doubt then you can send me message on my WhatsApp number. Okay, thank you.